सोशल साइंस का पहला मॉडल पेपर आप सब याद किए हैं ना, लेकिन याद नहीं है किसी को। चलो तो पहला मॉडल पेपर हम क्लियर करेंगे। हाँ तो सब चुप, बहुत बतियाती है। काम उम ना है, काम दे क्या तो है तो चुपे चापे रहिए, ना पूरा बना है तो कान उड़ा देंगे। कोई बात नहीं यार, वो सब हटा दे दे। हम बकलोल से कि मारे पीटे वाला बात हम मोबाइल में डाल के अपलोड कर नेट पर, पुलिस भी आने वाला उठा के ले जाए। अरे तो बच्चा को पढ़ाता है कि मारता है रे, चल बताते हैं मार के ना लगता है। मार तो 4 फट्टा घींच के हुआ जेल में बंद करके सब भूत उतर दे। तो बच्चा को मारना नहीं है, कानूनन जुर्म है, नहीं मार सकते। हमको मजा आता है, कानून देखबे नहीं करता है, कानून अंधा है। बच्चा कहता इहो नहीं है कि बदमाशी करो, कानून ये भी तो नहीं कहता है बच्चा को कहता है तू पढ़ो। तो बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो हम काहे ला ना मारे? तू पढ़ो हम नहीं मारेंगे, तू बदमाशी करेगा हम मारेंगे। भाई जो नियम है सबके लिए है। हाँ आगे हमको नहीं है यार। चलो तो अभी हम लोग बताएंगे आपको इतिहास में इंटरनेट वाला, ठीक है? अरे कौन खांस रहा है रे? की रे कपड़ा तैयो नहीं पहनता है, कोरोना हो गया ना तो गया तू। स्टाइल खराब हो जाएगा ना बउआ रे। हमहू 9वां 10वां में रहिए ना तो कहियो ठंडा ना लगल। तो वही बात ना कहते हैं, जब हम 9वां 10वां में थे ना तो हमको भी ठंडा नहीं लगता था। अभी सो ठंडा लगा है ना कि 10 को कपड़ा पहन के घूमना पड़ता है। अभी ये स्वेटर है, तनी धूप है तो चलो तैयो ठंडा लग रहा है। अभी जो है शरीर एडजस्ट करता है, अभी थोड़ा बहुत तकलीफ होता है ना तो हम बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन वही तकलीफ आगे जाके बढ़ जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं। सोशल साइंस का हिस्ट्री का जो क्वेश्चन आया था इंटरनेट पर, एसएसटी का सोशल साइंस का क्वेश्चन आया था, वो मॉडल पेपर का हम एक एक करके आपको सॉल्यूशन बताने वाले हैं। इतिहास से शुरू करते हैं, क्योंकि पहले इतिहास में आपको 6 गो क्वेश्चन रहेगा, आपको जो है लघु उत्तरीय, जिसमें से 3 गो का उत्तर देना रहेगा। तो इस बार जो इंटरनेट पर क्वेश्चन आया है उसमें हम 6 का आंसर आपको बताते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? ठीक है, क्वेश्चन लिख लें ताकि समझ में आएगा। कह रहा है वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? उद्देश्य क्या था? वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो जब युद्ध चल रहा था विश्व में, तो उस समय नेपोलियन ने यूरोप से युद्ध किया था। कहानी को समझिए, आंसर आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। नेपोलियन का युद्ध हुआ था यूरोप से। तो जब यूरोप से जो नेपोलियन का युद्ध हुआ था ना, उस समय यूरोप का नक्शा उल्टा पुल्टा हो गया था। अब नक्शा कहने का मतलब है उल्टा पुल्टा, वह किसी देश को अपने में मिला लिया तो किसी से उसका देश जो है अलग हो गया। कोई देश उसमें मिला तो कोई देश उससे अलग हो गया, तो स्वाभाविक है कि नक्शा उल्टा पुल्टा होगा। हाँ, तो उस समय जो नक्शा उसका उलट पुलट हो गया था, तो वियना कांग्रेस का वही उद्देश्य था कि नेपोलियन जो युद्ध किया था यूरोप से, तो जो नक्शा उल्टा पुल्टा हो गया था उसको ठीक करना उसका मुख्य उद्देश्य था। बात समझ में आया? तो अगर आपसे कोई पूछ दे कि वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो लिखिए कि नेपोलियन का जो यूरोप के साथ युद्ध हुआ था उस समय उसका मानचित्र उलट पुलट हो गया था। तो वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य था उस मानचित्र को ठीक करना, पहले के तरह ही उसको इस्तेमाल में लाना और पहले के जैसा ही उसको बनाना उसका मुख्य उद्देश्य था। आंसर याद हो गया? समझ में आ गया? चलो ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन बाद में, पहले चेक कर आवाज रिकॉर्डिंग भी होगी ना, हो गए होते न हो तो कहीं। तो कोई पूछेगा कि वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो जवाब दे दोगे ना? क्या था उसका मुख्य उद्देश्य? बताइए उसका क्या उद्देश्य था, बोलिए ना।
नेपोलियन जब यूरोप से युद्ध किया था उस समय यूरोप का नक्शा उल्टा पुल्टा हो गया था। ठीक है, मानचित्र जो है उल्टा पुल्टा हो गया था। तो वियना कांग्रेस का उद्देश्य था उस नक्शा को फिर से सुधारना, ठीक करना। हाँ, तो वही बात ना कर रहे हैं, नेपोलियन जब यूरोप से युद्ध किया तो उस समय उसका जो है नक्शा उलट फेर हो गया, तो उसी को ठीक करना वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य था। समझ में आया मंदबुद्धि सब? चल ठीक। दूसरा क्वेश्चन देखो, शीत युद्ध का संक्षिप्त वर्णन करना है। ठीक है, अब यह शीत युद्ध क्या है? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 लिख लेते हैं। क्वेश्चन जा इस सिद्ध हो गया। शीत युद्ध का संक्षिप्त परिचय देना है, वर्णन करना है। संक्षिप्त वर्णन कीजिए। अब देखो, अब बात है शीत युद्ध का संक्षिप्त वर्णन करके देना। कल पूरा क्लास भरल था, पूरा खाली हो गया, एक दिन के होमवर्क में सब गायब। चलो छोड़ जान दो। चलिए, शीत युद्ध का संक्षिप्त वर्णन करके आपको बताना है। अब आप सोचोगे कि सर जी शीत युद्ध क्या है, तो शीत युद्ध के बारे में हम आपको एक ही चीज बता दे, ठंडी में होने वाले युद्ध को शीत युद्ध नहीं कहते हैं। किसको कहते हैं? इस युद्ध में मारपीट नहीं होता है, खाली गाड़ी गरौल होता है। मतलब वही समझ लो। अब कभी कभी होता है ना, दो दोस्त झगड़ा किया, अब झगड़ा किया तो वो उसको गाली दिया, उसको गाली दिया, लेकिन मारपीट नहीं करेगा। वो कहेगा हाथ लगा के देख, अब वो कहेगा तोरा हिम्मत हो तो तू हाथ लगा के देख। यही होता है ना, मतलब तना तनी हो जाए, मारा मारी न हो, तो उस शीत युद्ध होता है ठेठी में। बात समझ में आया? तो ऐसे ही आपसे पूछ दे कि बताइए शीत युद्ध क्या होता है, तब बोलिए कि शीत युद्ध को हम वाक युद्ध कहते हैं, जिसमें लगता है कि युद्ध होने वाला है लेकिन उसमें युद्ध नहीं होता है। एक दूसरे पे आरोप लगाता है कि तू गलत है तो तू गलत है, मारपीट नहीं होता। ठीक है, बातचीत से ही उसमें युद्ध होता है, एक दूसरे पर आरोप लगाया जाता है, उसको शीत युद्ध कहते हैं। समझ में आया? ओके, चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ? साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ था? अब देखो यहाँ पे बात है साइमन कमीशन का। तब साइमन कमीशन माने नोट वाला कमीशन ना समझ लो, ये आदमी का नाम है साइमन कमीशन। जब यह मुंबई गया ना तो लोग इसको वापस जाओ के नारे लगाए, कहे साइमन तुम वापस जाओ। काले झंडे से इसको स्वागत किया गया और इसको बोला कि तुम यहाँ से जाओ। तो उसका विरोध किया। क्यों किया? कुछ ना कुछ तो गलती किया होगा। आप किसी के घर जाएंगे, वो आपको दूरे पर से भगा देगा। क्यों भगा देगा? जब तक आप कुछ गलत नहीं कीजिएगा, है ना? यही बात है ना। तो साइमन कमीशन भी कुछ ना कुछ तो गलत किया होगा। वही तो सोचने वाली बात है कि वो गलत क्या किया था। तो वह गलत यह किया था कि अपने देश के लिए जो एक व्यवस्था बनाया गया था, उस व्यवस्था में एक को अपना राष्ट्रीय लोगों को नहीं रखा गया था, सभी विदेशी लोग थे। एक नीति बनाई गई थी अपने देश को चलाने के लिए, स्वराज्य बनाने के लिए, स्वराष्ट्र बनाने के लिए। तो वो जो नीति बनी, तो उस नीति में साइमन कमीशन ने क्या किया कि अपने राष्ट्र के लोगों को एक को भी नहीं शामिल किया। उसमें सभी लोग विदेशी ही थे। तो इसीलिए यहाँ के प्रजा ने सोचा कि भाई हमारे देश चलाना है, हमारे देश में कैसी नीति होगी हमको जानना है, हमको किस आधार पे काम करना है ये हमको जानना है। तो भाई विदेशी हमारे बारे में कैसे फैसला कर सकता है? उसमें एक भी हमारा भारतीय नहीं है। तो इसके लिए लोगों ने उनका विरोध किया, कहा कि साइमन तुम वापस जाओ, हमको आपकी नीति की जरूरत नहीं है, आपकी नीति ठीक नहीं है, जब तक उसमें हमारा कोई लोग शामिल नहीं होगा हम आपकी नीति को नहीं मानेंगे। बात समझ में आया? इसीलिए उसका विरोध किया गया था। ठीक है, अब शॉर्टकट में एक लाइन में समझिए साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ। तो साइमन कमीशन ने एक नीति बनाई
जो अपने भारत देश को स्वराष्ट्र बनाने वाला था, लेकिन उसमें बुराई यह थी कि उसमें एक भी भारतीय नहीं था, सभी विदेशी लोग थे। तो इसके लिए यहाँ के लोगों ने उसका विरोध किया कि भाई जब नीति हमारे देश के लिए बन रहा है, हमारे राष्ट्र के लिए बन रहा है, तो उसमें हमारे लोगों का होना जरूरी है। तो अगर आप हमारे लोगों को ही उसमें शामिल नहीं कर रहे हैं तो यह अन्याय है, यह गलत है। इसीलिए लोगों ने उसका विरोध किया। बात समझ में आ गया? उसमें जो भी लोग थे, जो भी मेंबर थे, सब विदेशी थे। हाँ, साइमन कमीशन भी विदेशी, वो भी विदेशी, खुद सब विदेशी लोग को रख लिया। अपने भारत के लोग का नाम होता है आशुतोष, राम, लक्ष्मण, है मोहन, साइमन, न्यूटन, अल्बर्टस्टोंग, ये सब नाम है विदेशी। अपने भारत के बच्चा पढ़वे नहीं करता है तो नाम कहाँ से आएगा जी? एक गो राकेश कुमार नाम प्रचलित है। राकेश कुमार के बारे में जानते हो? और एक है ममता बनर्जी, वो भी महिला। ममता बनर्जी कौन है? वो मुख्यमंत्री है। एक और महिला है, वो तो छोड़ो, ममता बनर्जी को भूल जाओ, उससे भी ऊपर की महिला की बताते हैं। एक और महिला है कल्पना चावला, नाम सुना है? कौन है कल्पना चावला? चांद पे जाने वाली भारत की प्रथम महिला। अब देखो, कल्पना चावला के पास टैलेंट था चांद पर जाने का, उसके पास इतना नॉलेज था, लेकिन फिर भी वह अपने भारत से नहीं गई चांद पर, अमेरिका से गई थी। अमेरिका वालों ने उसको भेजा था। अपने भारत के पास सुविधा ही नहीं था, पैसा ही नहीं था, उस पर भरोसा ही नहीं था, और अमेरिका वालों को था तो भेज दिया। तो यही कहानी है। एक बार जब माइक्रोसॉफ्ट वाले का जो है, मार्क जुकरबर्ग का जो इंटरव्यू हो रहा था, तो उसमें कहा कि सर आप अपने कंपनी में जितना भी सॉफ्टवेयर बनता है सब में इंडियन को काहे रखे हुए हैं? तो उन्होंने कहा कि हम इंडियन को इसलिए रखे हुए हैं अपने यहाँ, क्योंकि अगर हम इंडियन को अपने यहाँ नौकरी नहीं देंगे ना, तो वो इंडिया में एगो माइक्रोसॉफ्ट का कंपनी खोल देगा और हमारा कंपनी बुड़ जाएगा। तो इसके लिए हमको इंडियन के साइंटिस्ट सबको रखना पड़ता है। तो इंडिया में बहुत होशियार लोग हैं, लेकिन उसका कदर नहीं है। यहाँ के सरकार उसकी वैल्यू नहीं देता है, तब ना अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप, कहाँ सऊदी कहीं चल जाता है कमाने। यहाँ नहीं, क्योंकि यहाँ ना पैसा देता है सरकार, ना उसको रिस्पेक्ट देता है। और वही लोगों को वहाँ देखो, लाखों करोड़ों रुपया कमाता है। तो भाई काहे नहीं जाएगा वहाँ? किसी को अपना परिवार चलाने से मतलब है। तो ये चीज़ें होती है। तो साइमन कमीशन जब नीति बनाई थी तो उसमें यही हुआ था, एको को अपना देश के लोग नहीं था, इसलिए उसका विरोध कर दिया गया। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उपनिवेशवाद से क्या अभिप्राय है? चौथा क्वेश्चन है, उपनिवेशवाद से क्या अभिप्राय है? उपनिवेश, हिंदी लिखना ना बड़ी टफ है, लेकिन उपनिवेशवाद से क्या अभिप्राय है? क्या अभिप्राय है? अब आपको बताना है कि उपनिवेशवाद से क्या अभिप्राय है, इसका आंसर क्या होगा। चलिए, अब उपनिवेशवाद क्या होता है सो समझिए। ठीक है, उपनिवेशवाद के बारे में हम आपको समझाते हैं। कोई राष्ट्र है, यानी कि कोई देश है, उस देश में सब चीज़ है। कोयला का कारखाना है, तेल कारखाना है, पेट्रोल का खदान है, कोयले का खदान है, बहुत कुछ है, लेकिन वह उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाता है, चाहे किसी कारण से हो, नहीं कर पाता है। और एक ऐसा राष्ट्र है जिसके पास कुछ नहीं है, लेकिन वह उस राष्ट्र का इस्तेमाल करके, जिस राष्ट्र के पास ये सारी चीज़ें हैं, उनसे दोस्ती करके, उनका इस्तेमाल करके अपना कार्य व्यापार को बढ़ाता है। वही उपनिवेशवाद कहलाता है। क्या मुंह बना रहा है? उपनिवेशवाद कहने का अर्थ है, अब चलो शॉर्टकट में समझ लो, कि किसी के पास लाखों रुपए पड़े हुए हैं, वह उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा है, लेकिन और कोई दूसरा व्यक्ति है जो उससे वही पैसा ले करके अपना लाखों का बिजनेस कर रहा है, उसको उसके पैसा का पैसा वापस दे रहा है। अब 1 लाख उससे लिया, बिजनेस कर लिया, वो आगे बढ़ता गया, 1 लाख उसको वापस दिया, वो आगे बढ़ गया।
तो किसी भी देश के कारण नहीं होता है। किसी देश में प्राकृतिक सारी चीज़ें अवेलेबल है, लेकिन फिर भी वह उसका इस्तेमाल नहीं करता है। अगर कोई राष्ट्र जो पूरी तरीके से परिपूर्ण है वह इसका इस्तेमाल करके करता है तो वही उपनिवेशवाद कहलाता है। बात समझ में आया? चलिए, तो उपनिवेशवाद समझ गए। अब ये न्यू डील क्या है? 5वां नंबर क्वेश्चन है, न्यू डील क्या है? समझ में आ रहा है ना जी? प्रॉब्लम होगा तो बोलो। ए चुप। कितना सब हाँ चिल्लाइत रही है। चलिए न्यू डील के बारे में बताते हैं। एक अमेरिका के राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट, ठीक है, उन्हीं का किया धरा है ये न्यू डील। अमेरिका के राष्ट्रपति थे जिसका नाम था रूजवेल्ट, जो आई हमारे बेल्ट की बात हो रही थी, रूजवेल्ट है। बात समझ लो, नाम देखो, कोई भी चीज़ अगर याद करना है टफ लगता है तो उसको किसी भी चीज़ से कनेक्ट कर दो। अब जैसे बेल्ट से कनेक्ट हो गया रूजवेल्ट, जब ही अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम बात चलेगा न्यू डील में तो याद है, अच्छा बेल्ट यानी कि रूजवेल्ट। अभी तू कभी नहीं भूलेगा, ये हमेशा के लिए तुमको याद हो गया। ये हम भी जानते हैं, तुम भी जानते हो, कभी भी तुमको याद रहेगा। तो एक अमेरिका के राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट, उन्होंने एक घोषणा पत्र जारी किया अपने राष्ट्र के लोगों के लिए, जिसमें वह कृषि को बढ़ावा दिया, लोगों की रोजगारी को बढ़ावा दिया, लोगों का सहयोग किया, यानी कि वह सारे काम किए जिससे प्रजा को फायदा हो। बात समझ में आया? वही न्यू डील कहलाता है, ठीक है। अमेरिकन राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने एक घोषणा पत्र जारी किया जिसमें लोगों की मदद की गई, खेती को बढ़ावा दिया, उसको बेरोजगारी से दूर रखा, उसको नौकरी दी गई, है ना। उसके हर संभव प्रयास किया गया कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो सके। वही न्यू डील है। समझ में आया न्यू डील? कौन दुनिया में खोल है जी? न्यू डील समझ गए? चलिए ठीक है। अब क्या है? खोआ हुआ आंदोलन क्या है? खोआ खोआ रहता तो ज़्यादा मजा आता। खोआ हुआ आंदोलन। अब ये हुआ आंदोलन क्या है भाई? चलिए अब आपको बताते हैं हम हुआ आंदोलन के बारे में। अब ये हुआ आंदोलन क्या है? 1939 में एगो क्रांति हुई। कब हुई? डेट याद रखिएगा। 1939 में एक क्रांति हुई और इस क्रांति का नेता कौन था? खुरंत फूसो। नाम सुन के हंसी आ रहा है? अरे ऐतिहासिक लोग हैं, ऐसे मजाक मत उड़ाओ। सब मछली बेचे लगे। अरे सबका नाम मस्त सबका है। हम अपने स्टूडेंट लाइफ में हिस्ट्री में सब कुछ याद किए, अगर कुछ नहीं याद किए तो वो है सबका नाम। एक नाम को याद करने के लिए कम से कम 50 बार रटना पड़ता था, तो अब जाकर के किसी का नाम याद होता था। आई होता इंडियन नाम होता था, एक बार में याद हो जाता। अरे हाँ ओकर नाम राकेश बाबू, ओकर फलानमा, ओकर चिलनमा। हाँ सब विदेशी लोग हैं ना, इसलिए ऐसा नाम है। चलो छोड़ो, जाने दो। रे भाई कथी बोले छे तू सब? ये सबको काम नहीं है लगता है, काम देना पड़ेगा। कह ना तो दे दो 2-3 पन्ना लिखे ला। चलो अब तुम लोग चुप हो। देखो हुआ आंदोलन क्या है? तो
तो 1939 में एगो क्रांति हुई जिसके नेता था हुरंत फूसो। ठीक है, इस क्रांति में अब देखो, कोई भी अगर क्रांति करता है तो उसका एक एक उद्देश्य होता है। उसका एक उद्देश्य क्या होता है? अपनी मांगों को पूरा करना। सरकार से हम अपनी मांग रखते हैं। तो ये 1939 में जो क्रांति हुई थी ना, जो जिसके नेता हुरंत फूसो थे, तो इस युद्ध में क्या किया कि लोग मदद नहीं मांगे सरकार से, क्रांति कर दी, यानी कि आतंकवादी हमला तक को अंजाम दे दिया। यानी कि लोगों पर हमला करना, बस ट्रक जला देना, उस समय तो बस ट्रक उतना होता भी नहीं था, मतलब किसी को भी जला देना, किसी को भी मार देना, आतंकवादी हमला जैसा होने लगा। बम फेंक देना, किसी को गोली मार देना, ऐसा काम होने लगा। यहाँ तक कि लोग आत्मदाह भी करने लगे, यानी कि अपने आप को भी जलाने लगे। लोग अपने आप को ही मार लेता था। तो इसीलिए उस क्रांति को हुआ आंदोलन कहा गया। बात समझ में आया? हुआ आंदोलन का मतलब समझ में आया? एक बार और बताएं। रे विकास कथी बाहर कुछ चल रहा है कि ए रे लड़का तो चुप रहा, समझ में ना आ रहा बात। 1939 में एक युद्ध हुआ जिसके नेता थे हुरंत फूसो। इनके नेतृत्व में एक आंदोलन चलाया गया। इस आंदोलन में लोगों ने एक दूसरे को जान माल की क्षति बहुत पहुंचाई, यहाँ तक कि लोगों ने अपने आप को भी जला लिया, आतंकवादी हमला करवाए। यानी कि जो काम आतंकवादी करते थे वह काम भी ये लोग कर दिए। तो इसके लिए जो है इसको हुआ आंदोलन कहा गया। बात समझ में आया? चलिए, तो हो गया इतिहास का क्वेश्चन खत्म, 6 क्वेश्चन। अब आगे देखिए कथी का है, राजनीति विज्ञान। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है तो दीर्घ उत्तरीय दूसरा लेसन में खत्म करेंगे। अभी सब लघु उत्तरीय देख लीजिए। अब राजनीति विज्ञान ना, राजनीति शास्त्र। चलिए अब शुरू किया जाए। अब राजनीतिक विज्ञान शुरू करते हैं क्या? राजनीति विज्ञान, चलो राजनीतिक विज्ञान को देखते हैं। अब राजनीति विज्ञान में आपको 4 गो क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में। राजनीतिक विज्ञान से आपको 4 गो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जवाब कितने का देना होगा? 2 गो का। तो अभी हम आपको चारों क्वेश्चन बताएंगे जो इंटरनेट पर आया है। पहला क्वेश्चन है, लोकतंत्र में सूचना के अधिकार की क्या भूमिका है? राजनीतिक में पहला क्वेश्चन है, क्या है? लोकतंत्र में सूचना के अधिकार का क्या भूमिका है? क्या भूमिका? अरे की फर्क पड़े छै, का रहे या की रहे, लड़का चाहे लड़की। ले अब खुश, चलिए। हाँ, क्वेश्चन पूछ रहा है कि लोकतंत्र में सूचना के अधिकार की क्या भूमिका है। यानी कि लोकतंत्र में सूचना मतलब क्या होता है जानते हैं? केकरो सास पुतोह का झगड़ा हो गया तो पहले खबर पहुंचाना, ये सास पुतोह के झगड़ा हो गई है, सूचना होता है ना। सूचने ना देते हैं, यानी कि आप केकरो झगड़ा केकरो सुना दिए, यही होता है सूचना, है ना। तो अब यहाँ थोड़ा सा बात करते हैं राष्ट्रीय सूचना पर, ठीक है। तो लोकतंत्र में सूचना, अब कई बार क्या होता है कि सरकार कोई काम कर देता है और लोगों को पता ही नहीं चलता है। तो लोगों को कैसे पता चले? तो लोगों को 2 गो साधन से पता चलता है। या तो उसी में का कोई जनता कह दे जनता को कि अरे सरकार ये काम कर दिल कई, या फिर उसके विपक्षी दल के नेता जो है लोगों को बता दे कि सरकार यह काम कर दिया, चाहे वह जनता के लिए अच्छा है या बुरा है, वो बात की बात है, लेकिन जनता तक खबर पहुंचा दिया जाना चाहिए। अब जैसे एग्जाम्पल में मान लीजिए नोटबंदी हुआ है, जनता से तो नहीं पूछा गया, नोटबंदी हुआ सबको पता चल गया। कैसे पता चल गया? सूचना के नियम से।
अगर सरकार चुप्पे चापे नोटबंदी कर, अब ये तो पूरा जनता को पैसा जमा करना था बैंक में जाकर के, इसके लिए पूरा जनता को प्रधानमंत्री खुद बता दिए। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है जो गुप्त रखा जाता है, जो जनता को नहीं बताया जाता है, तो वैसी स्थिति में भी जनता को पता चल जाता है। तो उसका दुइयों का माध्यम होता है, या तो विपक्षी दल के नेता बता देते हैं, या कोई जनता ही जनता को बता देता है जो उसमें कार्यरत होता है। तो उसी को हम बोलते हैं सूचना, जिससे लोकतंत्र में विकास होता है। लोगों को लगता है कि ना सरकारी काम अच्छा किया है तो उसका समर्थन करता है, अगर लोगों को लगता है कि सरकारी गलत कर रहा है तो उसका विरोध करता है। ठीक है, सरकार को सूचना जनता तक पहुंचाना। सरकार द्वारा किए गए काम को जनता तक पहुंचाना सूचना कहलाता है, और यह भूमिका है, यही सूचना पहुंचाने से हमारे देश की तरक्की होती है। किसी भी देश की तरक्की होती है सूचना के वजह से ही। तो लोकतंत्र में सूचना का यही भूमिका है कि देश को उन्नति प्रदान करता है। अगर सूचना नहीं रहेगा, चुपे चापे कोई काम कर लेगा तो देश आगे कैसे बढ़ेगा? न लोग समर्थन कर पाएगा, न विरोध कर पाएगा। बात समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? राजनीतिक दलों के 2 प्रमुख कार्य बताइए। 10वां नंबर क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों के 2 प्रमुख कार्य बताइए। 2 प्रमुख कार्य बताइए। अब राजनीतिक दल का 2 काम आपको बताना है। ठीक है, आपको बताना है कि राजनीतिक जो होता है, राजनीतिक दल जो होते हैं, इसका 2 काम क्या क्या है। ठीक है, तो अब यहाँ पर 2 आंसर तो लिखना नहीं है, बस ऐसे ही समझा देते हैं। अब राजनीतिक दल का 2 काम, सबसे पहला काम यह होता है कि सरकार क्या काम कर रहा है इसकी सूचना जनता तक पहुंचाना। पहला काम, राजनीतिक दल का पहला काम क्या होता है कि सरकार के द्वारा कोई भी काम किया जाता है तो उसका सूचना कहां तक पहुंचाना? जनता के पास पहुंचाना। और दूसरा काम, जनता की क्या जरूरत है, जनता को क्या चाहिए, इसकी जरूरत को सरकार तक पहुंचाना। ठीक है, यही दोनों काम आप लिख दीजिए। ठीक है, राजनीतिक दल का 2 काम, सरकार द्वारा किया गया काम को जनता तक पहुंचाना, और जनता को क्या जरूरत है इसका खबर सरकार तक पहुंचाना। हो गया 2 काम। उसका खबर इसका इस तरह, इसका खबर उस तरह। हो गया काना फूसी वाला? समझ गया मैटर? चलिए अब 10वां के बाद 11वां नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? संघीय शासन की 2 विशेषता का उल्लेख करना है। संघीय शासन की 2 प्रमुख विशेषता, सीधे 2 विशेषता है। अच्छा चलिए प्रमुख हटा देते हैं। 2 विशेषताओं का उल्लेख करें। ठीक है, चलिए अब चलिए, अब 2 काम बताना है आपको जो संघीय शासन के द्वारा किया जाता है। अब संघीय शासन जो है इसका 2 व्यवस्था आपको बताना है। ठीक है, अब वो 2 व्यवस्था कौन कौन है? तो इसका पहला व्यवस्था बता दीजिए, दोहरी स्तर पर सरकार का गठन। सरकार के गठन, दोहरी स्तर पर सरकार गठन करना, सरकार को बनाना दोहरी स्तर पर। और दूसरा काम बता दीजिए, शक्तियों का विभाजन करना, यानी कि शक्तियों का बंटवारा, विभाजन कर देना। यही 2 काम आप बता दीजिए। ठीक है, चलिए ये भी हो गया। 12 में नगर निगम के आय के प्रमुख स्रोत। 12 नंबर क्वेश्चन, नगर निगम के आय का प्रमुख स्रोत क्या है? अब नगर निगम का 2 स्रोत क्या है? आय का, आय मतलब समझते हैं क्या होता है? वो तो पहले सबको समझ में आएगा। आय मतलब पैसा, मतलब आय का 2 स्रोत आपको बताना है नगर निगम का। नगर निगम के पास कैसे पैसा आता है?
तो नगर निगम के पैसा आता है टैक्स के रूप में। जैसे कि पानी, टाउन में जाइए, पानी जो आता है नल में, तो उसका भी वो नगर निगम वाला पैसा लेता है, महीना लेता है। आप भी सुने होइएगा, हमारे यहाँ नल जल वाला योजना लगा था तो कहा था 30 रुपया का महीना लेगा, कहा था ना। अभी तो सिस्टम नल जल वाला तो सब पैसा मुखिया वार्ड खा गया, तो किसको क्या मिलने वाला है? नगर निगम को कथी कपार मिलेगा? उसमें नगर निगम वाला को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको ऑलरेडी आ रहा है तो बेचारा चदर तान के सुतल है, भ्रष्टाचार इतना फैला हुआ है। खैर जाने दीजिए। तो नगर निगम के पहला जल कर के रूप में आता है, उसके बाद घर कर, यानी कि सरकारी जगह में घर भी बना हुआ है नगर निगम का, जो भाड़ा पे लगाया हुआ है, जो कोई दुकानदार लिया हुआ है या कोई भी व्यक्ति जो काम करता है वह लिया हुआ है, ठीक है। नगर निगम वाला का घर भी किराए पर है तो उससे उसको पैसा आ जाता है, घर कर के रूप में भी पैसा आ जाता है। और अगला काम एक और होता है उसको कि सरकार के तरफ से भी उसको अनुदान मिल जाता है, यानी कि सरकार के तरफ से भी कुछ सपोर्ट उसको मिल जाता है। तो यही जो है नगर निगम के आय है, ठीक है। हाँ, मनोरंजन कर होता है ना, सिनेमाज हॉल है, ये सब है, सब का टैक्स जो है नगर निगम वाले के पास ही जाता है। हाँ, 3%। अरे आप कोई भी सामान खरीद, आप कहिएगा सर जी हम सब तो टैक्स भरबे नहीं करते, अरे सब टैक्स भरता है। अगर आप कोई सामान खरीदते हैं तो अगर उसका 10 रुपया दाम है, उस पर प्रिंट रेट लिखा हुआ है, तो आप 10 रुपया तो देते हैं उसको। तो वो जो 10 रुपया जो उस पर प्रिंट लिखा रहता है ना, वो जीएसटी जोड़ के 10 रुपया लिखा रहता है, यानी कि आप दुकान में गए तो आपको जीएसटी चार्ज दे करके आप सामान खरीदते हैं। ये मत सोचिए कि सर जी हमको टैक्स अलग से भरना पड़ता है, नहीं। कोई भी सामान आप खरीदते हैं तो उसमें जीएसटी टैक्स ऐड रहता है पहले से, बात समझ में आ गया? हाँ, तो वो टैक्स पहले से उसमें ऐड रहता है, तभी हमको कोई सामान मिलता है, कोई भी चीज में, चाहे वो कुछ भी हो। तो हो गया राजनीति शास्त्र का क्वेश्चन खत्म। चलिए उसके बाद क्या है? अर्थशास्त्र। राजनीति विज्ञान के बाद अर्थशास्त्र। दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, ठीक है। हाँ, वो बाद में, पहले लघु उत्तरीय सॉल्व करते हैं। रिकॉर्डिंग चालू है? ठीक। देखो भाई, अर्थशास्त्र में भी 4 गो क्वेश्चन पूछेगा, 2 गो का आपको जवाब देना है, कोनो 2 गो जो आपको याद रहेगा दे दीजिएगा। हम अभी आपको चारों में 2 गो, चारों बताएंगे, 2 गो नहीं बताएंगे, चारों बताएंगे। चलिए चलिए, अर्थशास्त्र का पहला क्वेश्चन क्या है? समावेशी विकास क्या है? 15 नंबर क्वेश्चन, समावेशी विकास क्या है? ठीक है, समावेशी विकास क्या है? अब समावेशी यानी कि पूरे समाज का विकास। हेलो, समावेशी विकास मतलब समझ लीजिए पूरे समाज का विकास, यानी कि सरकार कोई ऐसा व्यवस्था करता है जिससे पूरे समाज का विकास हो समान भाव से, यानी कि कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन किस जाति का है, इससे कोई मतलब नहीं है, बस एक समाज है और उस पूरे समाज का विकास होना चाहिए, वही समावेशी विकास कहलाता है। समझ गया समावेशी विकास क्या होता है? समावेशी विकास वह विकास होता है जिससे समाज के सभी वर्ग के लोगों का विकास हो, किसी एगो का नहीं, सभी वर्ग के लोगों को, चाहे वो अमीर गरीब है, चाहे वो किसी भी कास्ट का है, इससे मतलब नहीं है, बस सबका विकास होना चाहिए, सबका तरक्की होना चाहिए, उसको समावेशी विकास कहते हैं। बात समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन। ना ठीक ना, तो वो अपने कहाँ समझता है, जब सुनते हैं तो सुना में नहीं करता। अरे सिगरेट जैसा लगता है। अभी हम इसको ऐसे पकड़े थे ना तो हमको फील हुआ है हम सिगरेट पकड़े हुए का। अरे होठ में लग जाएगा यार, ऐसे लगाएगा तो पता चलेगा देसी पाउडर लग गया, वो अलग प्रॉब्लम हो जाएगा, छोड़ो जाने दो। हाँ, क्या कर रही है? खाने में भी अच्छा लगता है। अरे खाते भी हो इसको? बाप रे बाप,
चांदनी तुम भी खाती है? सर जी हम खाते हैं। तुम भी खाती है? खाओ तो। हम ना भी खा सर। ना खा के दिखा। अरे वो तो सुने थे चूल्हा का माटी खाता है, खपरा फोड़ के खाता है 2-4 को आदमी अपने यहाँ पे। अपने क्लास में भी कुछ लड़कियां हैं देखो, अब फिर बोलेंगे तो कहेगा सर जी लड़की सब के बेइज्जती कर दी चाहिए, ये काम सब खाली लड़की ये सब करती है। अब देखो वो भर की मतलब समझ जाओ, हम नाम किसी का नहीं बोले हैं, सब लड़की को बोले हैं, सब लड़की में उसको गड़बड़ हो गया, उसको देखो उसको तकलीफ हो गया। चलो हम नहीं बोलेंगे भाई। चौक खाएगा, खपरा खाएगा, वो चूल्हा का मिट्टी खाएगा, हे भगवान। शिखर लेखा लगता है। अरे वाह शाबाश। अच्छा चलिए ठीक है, अब आगे देखा जाए क्या हुआ। अब 16 नंबर क्वेश्चन नहीं बनाना है जी, खाली मस्ती है कीजिएगा। चलिए 16 नंबर देखिए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से क्या अभिप्राय है। ठीक है, क्वेश्चन है सार्वजनिक वितरण प्रणाली से क्या अभिप्राय है। क्या अभिप्राय है। अब भाई साहब जरा ध्यान दीजिए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है सो समझिए। देखिए यहाँ पर हमको कह रहा है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, अभी क्या होता है तो सरकार द्वारा ना एगो दुकान खोला जाता है, बात समझ लीजिए। सरकार द्वारा एगो दुकान खोला जाता है, उस दुकान में कुछ चीजें मिलता है, जैसे मिलता है चावल, गेहूं, चीनी और मिट्टी का तेल। 4 चीजें, चावल, गेहूं, मिट्टी तेल और चीनी। ये 4 चीजें सस्ती दामों पर लोगों तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, उसी को बोलते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली। जैसे कि अपने यहाँ भी दुकान है पंचायत में, जिसको आप लोग कोटा के नाम से जानते हैं कि अरे कोटा मिले छै रणवीर शेखर के यहाँ। भाई वो आपकी जरूरत है, आप मांग कीजिए अगले से। अरे हमको तो चावल गेहूं देता है, वो ना लाने जाते हैं जल्दी, समय ना मिलता है। चीनी या मिट्टी तेल का तो छोड़ ही दो। तो वैसी चीजें जो कम दाम पर लोगों तक पहुंचाया जाता है उसको सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहते हैं। समझे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में क्या होता है। सरकार द्वारा चावल, गेहूं, चीनी और मिट्टी तेल जब सस्ते दामों पर पहुंचाया जाता है लोगों तक, उसी को सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहते हैं। ओके, चलिए अब 17 नंबर क्वेश्चन को देखिए। क्या है 17 नंबर में, भारतीय पूंजी बाजार में किन वित्तीय संस्थाओं को शामिल किया जाता है। भारतीय पूंजी बाजार में किन वित्तीय संस्थाओं को शामिल किया जाता है। ठीक है, भारतीय पूंजी बाजार में जो है वित्तीय संस्थाओं को, किन वित्तीय संस्थाओं को शामिल किया जाता है अब ये बताना है। अब देखो वित्तीय संस्था क्या होता है, सबसे बड़ी बात है हमारे पास कि वित्तीय संस्था क्या होता है। सबसे ज्यादा कोई हल्ला करता है तो ये सब हाँ, तुमको छुट्टी चाहिए था इसलिए तू हल्ला कर रही थी। जाओ 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 जाओ, 5 मिनट जाओ, उधरे डूब के मर जाना, वापस आना ही नहीं है। चूहा मरा हुआ है, ओ चुल्लू में पानी में डूब मरो। अरे भाई इतना भी बुरा दिन नहीं आया तुम लोग का, काहे मरा। अभी एग्जाम नहीं, अभी एग्जाम का रिजल्ट नहीं आया है,
पहले एग्जाम लिखो, फेल हो जाना, चूल्हे भर पानी में डूब मरना। क्योंकि जो जिंदगी का पहला एग्जाम पार नहीं कर सकता वो क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता है। तो उससे अच्छा है मर ही जाओ, बेटर रहेगा। चलो जाने दो। क्या फेल हो के 4 चक्का चलाएगा? ड्राइवर बनना है? मतलब प्लान पूरा सेट है कि फेल होएंगे तो बाबूजी से ट्रैक्टर खरीदवाएंगे। अरे एगो मुखिया का इंटरव्यू देख रहे थे कल, सुनो अब उस मुखिया की एक्चुअली में 2 मुखिया का देखे थे। एगो मुखिया का कहानी तुमको सुनाते हैं। एगो मुखिया था, उससे पूछा कि मुखिया जी आप कितने बार से मुखिया बन रहे हैं? तो 2 बार से। अब दोनों बार आपने क्या किया? तो पहली बार हम बुलेरो खरीदे। पहले बार मुखिया बना तो क्या खरीदा? बुलेरो खरीदा, बताया। और दूसरा बार मुखिया बने तो स्कॉर्पियो खरीदे। और आप तीसरा बार मुखिया बने हैं तो कहा जी अब तीसरा बार अब क्या कहें हम आपको, ये बुलेरो खरीदे, स्कॉर्पियो खरीदे, ये रोडबा बड़ी खराब है, ये रोड पर चलते हैं ना तो गाड़ी एना एना हिलता है, हमारा पूरा कमर दर्द कर जाता है। अब हमारा प्लान है कि रोड का झंझटे खत्म कर दिया जाए। तो रिपोर्टर पूछता है कि जो रोड बनवाइएगा इसका मतलब? ओह रोड नहीं बनवाएंगे, डायरेक्ट हेलीकॉप्टर खरीदेंगे। तो तीसरा बार मुखिया जो बना वो हेलीकॉप्टर खरीदने के प्लान में है। हाँ जी, इंटरव्यू में देख रहे थे। एगो मुखिया का इंटरव्यू लिया, उसमें क्या बोल रहा था? मुखिया जी से पूछा, मुखिया जी आप मुखिया बन गए, चुनाव भी जीत गए, फिर भी आप दोबारा मुखिया बन गए, आप रोड अभी तक नहीं बनवाए, क्या बात है? कही अरे आप नहीं समझते हम रोड काहे नहीं बनवाते हैं? प्लेन रोड जो होता है इस पर बाप के जो नवाब सब है हुर्र से मोटरसाइकिल उड़ा देता है, इसीलिए हम रोडे नहीं बनाते हैं। रोड में गड्ढा रहेगा तो ये जो बाप के नवाब सब है हुर्र से मोटरसाइकिल नहीं चलाएगा, ना मोटरसाइकिल चलाएगा ना एक्सीडेंट होगा, आराम आराम से जाएगा, इसलिए हम रोडे नहीं बनवाते हैं। तो ये मुखिया उस मुखिया जी का था। तो सब मुखिया का अपना अपना सोच। चलिए तो अब चलिए क्लास अब आगे बढ़ाया जाए। भारतीय पूंजी बाजार में किन वित्तीय संस्थाओं को शामिल किया? अभी वित्तीय संस्था क्या होता है पहले समझ लीजिए। हेलो साइलेंट। अब वित्तीय संस्था क्या होता है सो समझिए। वित्तीय संस्था ना एक बीमा संस्था होता है। अब बीमा संस्था क्या होता है? LIC, म्यूचुअल फंड, बचत खाता, ये सब वित्तीय संस्था के अंतर्गत आता है। यानी कि वैसे जगह जहां आप अपने पैसे को सुरक्षित रखते हैं और उसके बदले आपको ब्याज भी मिलता है। अगर आप पोस्ट ऑफिस में पैसा रखते हैं तो उसके बदले आपको पैसा मिलता है। बीमा करवाते हैं 1 लाख करवाते हैं तो आपको 1.5 लाख मिलता है। मतलब आपका पैसा बचत हो रहा है और उसके बदले आपको पैसा भी मिल रहा है। वो सब वित्तीय संस्था में आता है। तो अब पूरा क्वेश्चन में कह रहा है भारतीय पूंजी बाजार में किन वित्तीय संस्थाओं को शामिल किया जाता है? तो भारत में यह सब ना चलता है। म्यूचुअल फंड, डाक बीमा, LIC भारतीय जीवन बीमा, है ना, यही सब ना चलता है। बचत खाता, इसे सब का नाम लिख दीजिए, हो गया आपका आंसर। हो गया अथिला समझ में आलो? चलो ठीक है। तो वित्तीय पूंजी बाजार में किसको शामिल किया जाता है समझ गए ना? वो 4 को 5 को नाम लिख दीजिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है जी? वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? देखो क्या हुआ? देखो सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ क्वेश्चन आपसे वैश्वीकरण के बारे में पूछ नहीं रहा है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि आप क्या जानते हैं वैश्वीकरण के बारे में। ठीक है, वैश्वीकरण के बारे में आपका क्या राय है, आप क्या जानते हैं? तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि वैश्वीकरण होता क्या है। उसके बाद आप अपना मन से जो समझ में आए दाल भात खिचड़ी पका दीजिएगा। वैसे कल नया साल है, मुर्गा चलेगा? नहीं चलेगा। कथी चलेगा? खिचड़ी चोखा। खिचड़ी चोखा बनाइए। ची 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 उधरे खोज के
अरे बाप रे, आप लोग तो महाराक्षस प्रवृत्ति के व्यक्ति है महाराज। एगो नारा था बीच में, जय माँ दुर्गा, दूगो दारू एगो मुर्गा, ना शीला जी? अरे भाई कल्ले एकदम खीर पूरी बनाओ और खाओ। और क्या ये तो डायरेक्ट देखो तो कहाँ पहुंच गया, चौर में। ना भाई, आराम से खीर पूरी बनाओ और खाओ, मुर्गा हम खाएंगे। तुम लोग खीर पूरी खाओ। हाँ क्या कथी बोलने से? वो कुकुर को बोलेगा, आ सुगर कथी बोलेगा? वो कौवा बिरयानी वाला जो वो जाता है 5 प्लेट में खाता है और जब बोलता है तो उसके मुंह से निकलता है का का। से पूछता है भाई टाइम कितना हो रहा है, तो वो काका कहता है, ये काका कहाँ कर रहा है बे? तो एगो से क्वेश्चन पूछता है, भाई साहब आज हमने 5 रुपए वाला बिरयानी खाया था, हमारे मुंह से काका निकल रहा है, क्या बात है? तो ना उसी से पूछा कि आप कै रुपये वाला बिरयानी खाए थे? तो 5 रुपये वाला। तो कहते अरे वो चिकन बिरयानी ना कौवा बिरयानी था, इसलिए आपके मुंह से काव काव निकल रहा है। तो आप लोग भी कौवा बिरयानी कल बनाइए और खाइए, मस्त, कोई दिक्कत नहीं। तू सब काव काव करेगा। चलिए अब हम सबसे पहले वैश्वीकरण के बारे में आपको समझा देते हैं कि वैश्वीकरण है क्या। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? हो हेलो सुन लाना मर्दे, कोई भी काम, हम वैश्वीकरण का मतलब पहले आपको समझा देते हैं। कोई भी ऐसा काम जो कई सारा देश मिलके एक साथ करता है ना, उसको वैश्वीकरण कहते हैं। अब कहने का अर्थ यह है कि वैश्वीकरण में सब राष्ट्र की अपनी अपनी नीति होती है, यानी कि सब देश का अपना अपना कानून होता है, अपने अपने आधार से देश चलाता है। लेकिन वहीं कभी कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि सभी देश को मिलके एक साथ कोई नया कानून बना करके काम करना पड़ता है, तो वही वैश्वीकरण कहलाता है। बात समझ में आया? नहीं समझे? वैश्वीकरण क्या होता है सो समझिए। कई सारा देश मिल करके, सभी देश अपने अपने नीति पे काम कर रहा है, तब सब सारा देश मिल करके एगो नई नीति बनाता है और तब उसके आधार पर काम करता है, उसको वैश्वीकरण कहते हैं। समझ में? अब कहने का अर्थ है कि घरे जाते हैं तो आप अपना मन से पढ़ते हैं, वो अपना मन से पढ़ता है, वो अपना मन से पढ़ता है। कोई 6 बजे पढ़ रहा है, कोई 7 बजे पढ़ रहा है, कोई 10 बजे पढ़ रहा है। यहाँ पे हम आए तो हम सबको समझा दिए, सब एक साथ मिल करके एक समय पर पढ़ो तो ज्यादा फायदा होगा, एक ग्रुप बना दिए, तो वही वैश्वीकरण कहलाता है। तो देश में यही होता है, सब देश अपना अपना हिसाब से चलता है। कभी कभी क्या होता है कि सब एकजुट मिल करके एगो नया नीति बनाता है, उस पर काम करता है, तो उसको हम वैश्वीकरण कहते हैं। समझ में आया आंसर? ओके, अब हो गया अर्थशास्त्र खत्म। अब क्या बच गया? भूगोल और आपदा प्रबंधन। अब रहने दीजिए, हमारा मुहबा दुख गया। अब इतना ही क्वेश्चन आप लोग का काम रहेगा कल कंप्लीट करना, और बाद बाकी कल पढ़ाएंगे। परसों? कल नया साल का छुट्टी मनाना है? नया साल में छुट्टी मनावे के? रहने देना, रहने दे। तब क्या प्रोग्राम है नया साल का? सपना पिकनिक मनाने जाना था इसको। अरे तू कल का छुट्टी मांग रही थी कि आज का छुट्टी मांग रही थी? आज के लिए? अरे बोलो ना, आज के लिए छुट्टी क्या कि कल के लिए छुट्टी मांगी? कल के लिए, कल के लिए छुट्टी मांगी थी। गर्दन काट देंगे। ई बेवकूफ को कल जाना है पिकनिक मनाने चौर में। तो चलो ठीक है, कल छुट्टी रखा जाए ना। चलिए देखेंगे।